हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टोरेज क्लासेस में रिमेनिंग दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने दो टॉपिक्स ऑटो और रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक स्टैटिक और एक्सटर्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, फिक्स। मतलब कि अगर हम किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा देते हैं तब हम उनकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं इसको हम समझेंगे। देखिए, स्टैटिक में डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू की जो प्रॉपर्टी हमें चार प्रॉपर्टी बताई जा रही है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। यानी कि पिछले दो टॉपिक्स में हमने देखा था कि डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज है, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू आएगी अगर हम लोग किसी वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं तो। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लग जाए और उसको हम प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 प्रिंट होगी। ठीक इस प्रकार से स्टैटिक एक तो कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इंट a इक्वल्स टू, या हम a नहीं देते, a की वैल्यू नहीं देते, एंड वी जस्ट प्रिंट इट। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये प्रोड्यूस करेगा 0 क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। स्टोरेज मेमोरी यानी कि रैम, दो ही स्टोरेज बता रखी है, एक रैम दूसरी CPU रजिस्टर्स। तो स्टोरेज जो है इसका वो रैम है। स्कोप इसका लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड है। ये बिल्कुल सेम स्कोप है जो हमने ऑटो और रजिस्टर में देखा था। और लाइफ जो है वो यहाँ पर इसका उन दोनों से अलग है। टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, वहाँ पे ब्लॉक तक सीमित था, यहाँ पे प्रोग्राम तक सीमित है। अब इसको जरा हम समझ लेते हैं। स्टैटिक के बारे में मैं ऑलवेज एक बात कहता हूँ, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और इसका मैं एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो है, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अगर आपने कहीं चेंज करी तो बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, तो जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी उस पे काम होगा। मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स केवल पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे स्टैटिक के लिए, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने तीन बार एक ही फंक्शन को कॉल करवाया और यहां पे हमने एक फंक्शन कॉल करवाया फन एंड फन। ठीक है, इसके बाद हमने गेट cs लगा के प्रोग्राम क्लोज कर दिया। नाउ व्हाट वी डू, void fun int a printf %d a and a plus plus। अगर आप इस फंक्शन पे ध्यान दीजिए तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसका आउटपुट मैं यहां लिख रहा हूं। ये फंक्शन कॉल हुआ फन नाम का, मेरा कंट्रोल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। ए की वैल्यू चलिए हमने यहां पर 1 कर दी, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्रिंट हुआ यानी कि आउटपुट में आया 1। ए की वैल्यू हो गई 2। अब यहां से मैं ऊपर गया तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वेरिएबल यहां डिक्लेयर हुआ है ये लोकल वेरिएबल है, यानी कि ऑटो वेरिएबल है। ऑटो वेरिएबल होने की वजह से इसका जो स्कोप है वो केवल यहीं तक लिमिटेड है। जैसे मैं यहां से बाहर गया तो ए फिनिश, ए की लाइफ खत्म। ठीक है, तो अब दोबारा फन जब फंक्शन कॉल होगा तो ए मेरा दोबारा से री इनिशियलाइज होगा और उसकी वैल्यू पुनः 1 हो जाएगी। अब 2 नहीं रहेगी, 2 तो हो गई थी, लेकिन जैसे मैं इस ब्लॉक से बाहर आया तो वो ए ही खत्म, वेरिएबल ए डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो गई।
अब जब दोबारा फंक्शन पे सेकंड टाइम आए तो ए की वैल्यू 1 पुनः हो जाएगी, दोबारा से हो जाएगी, यानी कि मेरा वेरिएबल रीइनिशियलाइज हो जाएगा। उसका बिग रीजन है क्योंकि ये ऑटो वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। और लोकल वेरिएबल को हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम उसके ब्लॉक से बाहर आते हैं तो वो वेरिएबल खत्म हो जाता है। तो दोबारा गए, दोबारा ए की वैल्यू 1 हुई, फिर दोबारा 1 प्रिंट होगा, दोबारा 2 हो जाएगा, लेकिन बाहर आ जाएंगे तो उस 2 का कोई लाभ नहीं। थर्ड टाइम फंक्शन कॉल हुआ, फिर 1 में गए, फिर ए की वैल्यू दोबारा रीइनिशियलाइज हो गई। अब ए की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी, अगेन इट विल प्रिंट 1, और ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, वापस आ जाएंगे गेट सी एच प्रोग्राम से बाहर, आउटपुट आया 1 1 1। ठीक है, पर अगर यही वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता एज एन स्टैटिक, अगर इस वेरिएबल के आगे मैं स्टैटिक लगा दूं तब क्या होगा? स्टैटिक वेरिएबल के बारे में दो बातें समझ लो कि ये पूरे प्रोग्राम में केवल एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं, बार बार इनिशियलाइज नहीं होते। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। इसका मतलब अब समझ में आएगा आपको कि मैं 3 बार फंक्शन कॉल कर रहा हूं, अब जितनी बार भी फंक्शन कॉल करूंगा जो स्टैटिक वेरिएबल होगा उसकी जो पुरानी वैल्यू होगी वो बनी रहेगी, क्योंकि वो रीइनिशियलाइज नहीं होते। इट होल्ड्स द लास्ट वैल्यू, इट परसिस्ट द लास्ट वैल्यू। जो भी लास्ट वैल्यू होती है वो बनी रहती है, फिर आगे जो काम होता है उसी के ऊपर होता है। इसको समझते हैं। फंक्शन कॉल हुआ, ए की वैल्यू 1 हुई, 1 प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई, अब मैं बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आ गया, ठीक है, स्कोप इसका लिमिटेड है, लेकिन लाइफ इसकी बनी रहेगी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, गेट सीएच के बाहर नहीं आए अभी हम लोग, इस ब्रैकेट को अचीव नहीं किया हमने, इस ब्रैकेट को एनकाउंटर नहीं किया, तो प्रोग्राम तो रनिंग है। ठीक है ना, तो वेरिएबल जो है वो बना रहेगा क्योंकि इसकी लाइफ जो है टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब जब सेकंड टाइम फंक्शन कॉल होगा तो ये लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि ये लाइन केवल एक ही बार इनिशियलाइज होगी, री इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं होते। तो अब ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 2, क्योंकि पुराने वेरिएबल ने, पुराने फंक्शन कॉल ने इसकी वैल्यू 2 कर दी थी। अब 2 प्रिंट हुआ, यहाँ पे होगी 3, वापस ऊपर गए, फंक्शन कॉल हुआ, ये लाइन चलेगी नहीं, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 3, कितनी वैल्यू हो जाएगी ए की? 4, लेकिन प्रिंट कहाँ तक हुआ? 3 तक, वापस गए गेट सीएच प्रोग्राम से बाहर, अब मेरा ए खत्म क्योंकि प्रोग्राम एंड हो गया, लेकिन प्रिंट क्या हुआ? 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो वेरिएबल लगा हो और स्टैटिक वेरिएबल लगा हो तो क्या डिफरेंस है। अब इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं आप? स्टैटिक वेरिएबल का बहुत यूज़ है, आगे जावा में भी पढ़ेंगे, C++ में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज़ वहाँ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ लोगों की गिनती कर रहे हैं और जो आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहाँ आपके पास एक वेरिएबल, जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो अलग अलग समय के अंतराल में आ रही है, इंटरवल्स में आ रही है, तो आपने पुरानी वैल्यू के साथ ही उसको एडअप करना है, पुरानी वैल्यू के साथ एडअप करना है। कोई एक एक्शन हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, अब हम चाहते हैं जो पिछली बारी वैल्यू थी उसमें ऐड ऑन हो जाए, क्योंकि ये वाला काम हो गया है अब, तो उसमें वैल्यू बढ़े, ना कि दोबारा से 0 हो जाए। वो नहीं, हम चाहते हैं पुरानी वैल्यू होल्ड रहे, अब कुछ और काम किया, फिर वो पुराने वाला काम आ गया, फिर उसमें इंक्रीमेंट करना है काउंटर के अंदर। तो जहाँ काउंटर में इंक्रीमेंट करना हो, हमें किसी एक्शन या किसी इवेंट को हम काउंट कर रहे हो, तब हम स्टैटिक का उपयोग करेंगे ताकि हमारी वैल्यू री इनिशियलाइज ना हो, हम पुरानी वैल्यूज़ में ही ऐड ऑन करते रहें, तो वहाँ स्टैटिक का यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया स्टैटिक। ठीक है, आप इसके प्रोग्राम को एक बार बना के देखिएगा, ये वाला भी और पुराने वाला भी, तो आपको और क्लियर होगा। मेन कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, आप उसके कोड बिहाइंड को समझें, इसके लॉजिक को पकड़ के इसको आप ड्राई रन करें जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो फोर्थ हम देखते हैं लास्ट, एक्सटर्न। एक्सटर्न क्या होता है? देखिए, फोर्थ इज एक्सटर्न। ये कीवर्ड भी एक्सटर्न, डिफॉल्ट वैल्यू 0, मेमोरी में ही सेव होता है, स्टोरेज भी सेम है, स्कोप इसका लिमिटेड नहीं होता, स्कोप इसका ग्लोबल होता है, ग्लोबल। अब ग्लोबल क्या होता है? यूजुअली प्रोग्रामिंग में C एंड C++ में बोला जाता है कि जो भी चीज़ मेन के ऊपर डिक्लेयर होती है
दैट बिकम्स ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका स्कोप है, मैं किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल, किसी भी जगह में उसको मैं एक्सेस करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे स्कोप में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्सेस और स्कोप का मतलब है एक्सेस क्या, कितना कब तक, कहाँ तक प्राप्त कर सकते हो। तो ग्लोबल मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम वी कैन एक्सेस द वैल्यू wherever it is declared or wherever it is changed, कहीं पर भी उसकी वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, यू कैन एक्सेस इट इजिली। तो इसको हम अच्छा, और इसका जो लाइफ है टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम सेम रहेगा। और ये लाइन मैं अब हटा देता हूँ क्योंकि ये स्टैटिक के लिए थी, ठीक है। और लाइफ इसकी टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम है। अब इसको हम समझते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। देखिए मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू कोई डिक्लेयर नहीं करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही है। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करवा दिया, मान लीजिए अगेन पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ ए की। नीचे कर देते हैं। देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ फन नाम का, गेट सी एच, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फन नाम का, और यहाँ पर मैंने a प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर भी चलिए a की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया गेट सी एच, और ये प्रोग्राम मैंने एंड किया। ये फंक्शन बनाया मेन के नीचे। ये वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। आप फंक्शन को अगर डिक्लेयर करना चाहें तो ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइड फन नाम से, नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम हटा देते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिटर्न टाइप इंट होता है। एक वार्निंग आ जाएगी, दैट्स इट। हम इस अभी फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी ग्लोबल वेरिएबल देख रहे हैं क्या होते हैं। तो जब हमने इसको डिक्लेयर किया मेन के ऊपर, तो ये बन गया जी ग्लोबल। कोई भी चीज मेन के ऊपर डिक्लेयर होगी, इट बिकम्स सिंपली ग्लोबल। अब क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट आएगा, यहां पे हमारा आएगा आउटपुट 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। फिर जी फंक्शन कॉल हुआ ये वाला, मेरा कंट्रोल यहां से यहां गया, ठीक है। a प्लस प्लस हुआ तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान रखिए a लोकल वेरिएबल नहीं है, a को मैं किसी भी फंक्शन, अन्य फंक्शन और उसके अन्य फंक्शंस में ईजिली उपयोग कर सकता हूं, बदल सकता हूं, और जहां उसकी वैल्यू बदलूंगा आगे से वैल्यू उसकी वो ही मानी जाएगी जो बदली है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब a की वैल्यू 0, यहां से फंक्शन कॉल हुआ, a की वैल्यू 1 होगी, यहां पे कितना प्रिंट होगा 1, यानी कि आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा 0, देन आएगा 1, ठीक है। उसके बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा तब a की वैल्यू कितनी प्रिंट करूंगा 1, ठीक है, यहां भी 1 प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आएगा आपका 0 1 1। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसको ग्लोबल बनाया था। दैट इज क्लियर। तो अब आप कहेंगे सर जैसे हमने ऑटो में ऑटो लगाया था, नहीं लगाया था, है ना, तो बाय डिफॉल्ट ऑटो था। रजिस्टर में आपको रजिस्टर लगवाया, स्टैटिक में स्टैटिक लगाया, तो एक्सटर्न में क्या यहाँ पे एक्सटर्न नहीं लगना चाहिए? अगर एक्सटर्न नहीं लगा तो बाय डिफॉल्ट ऑटो है, तो क्या ये ऑटो वेरिएबल है? क्या ऑटो वेरिएबल ग्लोबल हो सकते हैं? क्या ऑटो वेरिएबल ही जब ऊपर डिक्लेयर होते हैं तो ग्लोबल बन जाते हैं? नहीं। तो यहाँ एक्सटर्न लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सटर्न लगाते हैं तो ये एरर है। क्यों? एक्सटर्न तो कीवर्ड है। हम एक्सटर्न को यहाँ पे ना डिक्लेयर करके, एक्सटर्न का यूज कुछ और है, हम एक्सटर्न को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, एक्सटर्न EXTERN int a। ये लाइन हमारे सिस्टम को ये बता रही है कि हमने एक वेरिएबल है a, उसको डिक्लेयर किया है एज एन एक्सटर्नल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो आपका क्वेश्चन होगा सर इसके बिना भी तो आप आउटपुट दे रहे हैं, इसके बिना भी प्रोग्राम रन हो रहा था, अभी मैंने आउटपुट दिखाया आपको, ठीक है ना, मतलब अभी ड्राई रन किया है, तब तो नहीं बताई गई ये वाली बात। क्या इसको लगाना जरूरी है? नहीं, इसके बिना भी प्रोग्राम चल रहा है।
तो हम ये क्यों लगाएं, बताते हैं क्यों लगाएं। मान लीजिए कि अपना वेरिएबल आप यहां डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, और आप डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को मेन खत्म होने के बाद यहां पर, और उसके नीचे फिर फन बनाते हैं ए प्लस प्लस, और आपने ए को प्रिंट करवाया, वट एवर यू आर डूइंग हियर, ठीक है ना। अब ये लाइन ये बता रही है कि जो ए नाम का वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर है वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, कि उसकी वैल्यू जहां बदली जाएगी, एक तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा उसको, दूसरी बात जहां भी उसकी वैल्यू बदली जाएगी वहां उसकी वैल्यू वहीं से आगे से एप्लीकेबल मानी जाएगी। तो आप वेरिएबल को यहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं किया और यहाँ डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे ये एरर है, अनडिफाइंड सिंबल। कौन सी एरर? अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि ए उसको मिलेगा नहीं ऊपर, वो तो आपने नीचे डिक्लेयर किया है, तो वो प्रोग्राम तो हमारा ऊपर से नीचे चलता है, तो यहाँ पे ये एरर मैसेज दे देगा। अगर आपने यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं किया तो, ऊपर डिक्लेयर नहीं किया तो, या एक्सटर्न इंट ने नहीं लगाया तो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब हमने यहां पर डिक्लेयर किया एक्सटर्न इंट ए, ये हम करें या ना करें फिलहाल अभी के लिए आप समझ लीजिए तो चल जाएगा, ठीक है। बट एक क्वेश्चन का मेरे को और आंसर चाहिए आपसे, कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ मैंने पुनः डिक्लेयर कर दिया ए को, और ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दी 5, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? देखिए अब क्या होगा, अब मेरे यहाँ पर जो ए था वो तो प्रिंट करेगा 0, ठीक है। फंक्शन कॉल हुआ, मेरा कंट्रोल यहाँ गया, ए की वैल्यू कितनी करी उसने? 5, कितना प्रिंट होगा? 5, यानी कि आउटपुट आया आपका, या आउटपुट के मान लो विंडो है, तो पहले 0, फंक्शन कॉल हुआ, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई? 5, वापस लौट के ऊपर आया। जब ऊपर आऊंगा यहाँ से, तो अब मैं कौन से ए में हूँ? ऊपर वाले ए में हूँ, क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल था, आपने दोबारा डिक्लेयर किया, तो इसका स्कोप यहीं तक था, चाहे नाम सेम हो लेकिन इसका स्कोप यहीं तक है। जब मैं वापस ऊपर गया तो अब मैं कौन से वाले ए में आ गया? ग्लोबल वाले ए में आ गया, तो यहां पर जो ए प्रिंट होगा कितना प्रिंट होगा? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहां पे अगर आप दोबारा डिक्लेयर नहीं करते, ये लाइन नहीं लिखते, तो यहां पे भी 0 प्रिंट होता। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने a प्लस प्लस कर दिया था, तो a की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई थी, है ना। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पे a की वैल्यू नहीं देता, खाली a डिक्लेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं कर देता हूँ a प्लस प्लस, और यहाँ पे कर देता हूँ a की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा? यहाँ पे प्रिंट होगा 1। लेकिन जब मैं ऊपर गया तो यहाँ 0 प्रिंट होगा, क्योंकि ये ए दोबारा डिक्लेयर हुआ है और ये ऑटो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इसका जो स्कोप होगा वो यहाँ तक होगा। बट अगर मैं इसको अब हटा देता हूँ तो ये ए माना जाएगा ऊपर वाला ए, तो अब इसकी वैल्यू 1 प्रिंट होगा, और ऊपर जाके भी यहाँ पर 1 ही आउटपुट आएगा, क्योंकि अब आपने चेंज कर दिया, ये दोबारा डिक्लेयर नहीं हुआ, ये ऊपर कॉमन वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो कोई भी चीज़ आप मेन के ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते हो, यूनियन भी डिक्लेयर कर सकते हो, आगे चल के हम क्लास भी बनाएंगे, क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हो, वेरिएबल तो डिक्लेयर करते ही हो। तो जो चीज़ आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस करवानी हो ईजिली किसी भी फंक्शन के अंदर, तो हम उसको ग्लोबल डिक्लेयर करके इस तरीके से एक्सेस करते हैं। एक्सटर्न इंट का भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सटर्न नहीं लगाइएगा, और नहीं लगाएंगे इस पर्टिकुलर केस में तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टोरेज क्लासेस के कॉन्सेप्ट है चारों, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टोरेज क्लासेस नॉलेज के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपके थ्योरी के जो एग्जाम्स होते हैं सी लैंग्वेज में, उसके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू।